नमस्ते दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था ये शब्द सुनते ही ना कई लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो बहुत मुश्किल टॉपिक है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे बिल्कुल जीरो से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग विजुअल्स के साथ समझें। आज इस सफर में मेरे साथ हैं अंजलि। नमस्ते अंजलि। नमस्ते सर। तो अंजलि, आज हम और आप मिलकर इकोनॉमी के सारे फंडामेंटल्स को एकदम आसान बनाने वाले हैं। तैयार हो? जी सर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत बढ़िया। तो देखिए, हमारी आज की जो ये जर्नी है वो इन 5 स्टॉप से होके गुजरेगी। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक सवाल से, भाई अर्थशास्त्र है क्या। फिर हम देखेंगे कि एक इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी तरक्की को नापते कैसे हैं, और फिर रास्ते में जो बड़ी बड़ी चुनौतियां आती हैं उनको भी समझेंगे। और आखिर में हम उन पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे जो इस पूरी गाड़ी को चलाते हैं। शुरू करें अंजलि? जी सर, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पड़ाव, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। अंजलि देखो, किसी भी बड़ी बिल्डिंग को समझने से पहले उसकी नींव को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम अर्थव्यवस्था कहते हैं तो हमारा मतलब होता क्या है। चलो अंजलि, आप पहली स्लाइड देखो। ये विजुअल कितना कमाल का है। एक सिक्के के अंदर मशीन के गियर्स घूम रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है मनी टर्निंग इनटू अ सिस्टम। जब पैसा एक सिस्टम में, एक व्यवस्था में बन जाता है तो वो अर्थव्यवस्था बन जाती है। और हाँ, इसके जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ, जिनकी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस एक तरह से सब्जेक्ट की बाइबल है। सर, मुझे ना अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में हमेशा कंफ्यूजन होता है। क्या ये दोनों एक ही चीज है? अरे ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा अंजलि। नहीं, देखो, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स एक विषय है, एक थ्योरी है, जैसे फिजिक्स के नियम। और जब हम उन्हीं नियमों को किसी देश या क्षेत्र पर लागू करते हैं तो वो उसकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी बन जाती है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था। अच्छा, आप समझ आया। अरे सर, यहाँ नीचे एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। हाँ अंजलि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? और जवाब है एडम स्मिथ। ये सवाल एग्जाम्स में अक्सर आता है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड पर अर्थशास्त्र की 2 मेन ब्रांचेस को समझते हैं। यहाँ देखो, बाई ओर है व्यष्टि, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें एक आदमी को मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाया गया है। इसका मतलब है कि ये एक व्यक्ति या एक फर्म जैसे छोटे लेवल के फैसलों की स्टडी है। और दाई ओर है समष्टि, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें संसद भवन बना है। ये पूरे देश के लेवल का एनालिसिस है, जैसे कि नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन। सर, एक कंफ्यूजन है। रिलायंस जैसी इतनी बड़ी कंपनी की स्टडी कहाँ आएगी, व्यष्टि में या समष्टि में? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है अंजलि। याद रखना, चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वो एक सिंगल यूनिट है तो उसकी स्टडी व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही होगी। समष्टि में हम हमेशा पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ देखते हैं, एज अ होल। अच्छा, और सर यहाँ भी एक एग्जाम अलर्ट है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है? हाँ अंजलि, और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम पूरे देश की होती है, इसलिए इसकी स्टडी समष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही होगी। बहुत बढ़िया अंजलि। अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं कि इकोनॉमी क्या है और उसकी ब्रांचेस कौन सी हैं, तो अब हम अपने दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। चलो देखते हैं कि एक अर्थव्यवस्था का ढांचा, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इकोनॉमीज को समझने का ये जो ट्रायंगल है ना, ये एक बेहतरीन तरीका है अंजलि। देखो, इसके 3 कोने 3 सवाल पूछते हैं। पहला, कंट्रोल किसका है? अगर प्राइवेट लोगों का तो पूंजीवादी, अगर सरकार का तो समाजवादी। दूसरा सवाल, व्यापार दुनिया से खुला है या बंद? और तीसरा, डेवलपमेंट का लेवल क्या है? सर, इसमें भारत को मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमी दिखाया गया है, ऐसा क्यों? क्योंकि अंजलि, भारत में आपको टाटा और रिलायंस जैसी प्राइवेट कंपनियां भी मिलेंगी, और रेलवे और एलआईसी जैसी सरकारी कंपनियां भी। जहां प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर मिलकर काम करें, वही तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। समझ गई सर। और एग्जाम अलर्ट में भी तो यही सवाल है। बिल्कुल, और जवाब है मिश्रित। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी पहचान है, इसे याद रखना। बहुत अच्छे। चलो अब अगली स्लाइड पे देखते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर की एक्टिविटीज को कैसे बांटा जाता है। अंजलि, ये विजुअल देखो, ये एक कहानी बता रहा है। कहानी शुरू होती है खेत से, जहां गेहूं उग रहा है, या फिर खदान से, जहां से कोयला निकल रहा है। यह है प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि हम सीधे प्रकृति से कुछ ले रहे हैं। फिर ये गेहूं फैक्ट्री में जाकर आटा बनता है, यह है सेकेंडरी सेक्टर। और आखिर में एक ट्रक उस आटे को दुकान तक पहुंचाता है, यह है टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। सर, एक छोटा सा डाउट है, माइनिंग को प्राइमरी सेक्टर में क्यों रखा गया है? उसमें तो बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, ये तो इंडस्ट्री जैसा लगता है। बेहतरीन सवाल अंजलि। देखो, परिभाषा ये है कि जब भी हम सीधे प्राकृतिक संसाधनों का एक्सट्रैक्शन यानी खनन करते हैं तो वो प्राइमरी में आता है। जैसे खेती में जमीन से फसल निकालते हैं, ठीक वैसे ही माइनिंग में जमीन से खनिज निकालते हैं, इसीलिए ये प्राइमरी सेक्टर है।
अच्छा, अब एकदम क्लियर हुआ। सर, एग्जाम अलर्ट में भी यही पूछा गया है। हाँ, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक कॉमन कन्फ्यूजन पॉइंट है एग्जाम्स के लिए। बहुत बढ़िया अंजलि। चलो अब देखते हैं कि इन सब के साथ आज इंडियन इकोनॉमी दुनिया में कहाँ खड़ी है। इस स्लाइड पर ये जो बढ़ता हुआ बार ग्राफ है, ये हमारी तरक्की की कहानी कह रहा है। देखो, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से हम दुनिया में चौथे स्थान पर हैं और पीपीपी के हिसाब से तीसरे, और हमारी अनुमानित ग्रोथ रेट 6.4% है। सर, ये जीडीपी और पीपीपी रैंकिंग में क्या फर्क है? हम एक में चौथे और दूसरे में तीसरे स्थान पर क्यों हैं? देखो अंजलि, जीडीपी में हम सभी देशों की इनकम को डॉलर में बदलकर तुलना करते हैं, लेकिन पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी में हम ये देखते हैं कि $1 से भारत में कितना सामान खरीद सकते हैं और अमेरिका में कितना। इससे रहन सहन के खर्च का जो अंतर है वो हट जाता है और इकोनॉमी का ज्यादा सही आकार पता चलता है। ओह अच्छा, तो एग्जाम अलर्ट का सवाल है, पीपीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की रैंक क्या है? हाँ, और इसका सही जवाब है तीसरी। ये दिखाता है कि खरीदने की क्षमता के मामले में हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में से एक हैं। तो अंजलि, हमने अभी भारत की रैंकिंग देखी जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है, लेकिन क्या किसी देश की तरक्की सिर्फ इन आंकड़ों से नापी जा सकती है? हमारा तीसरा सेक्शन इसी ज़रूरी सवाल का जवाब देता है, आर्थिक विकास के मापदंड। यहाँ हम समझेंगे कि सिर्फ पैसा कमाना यानी ग्रोथ ही सब कुछ नहीं होता। इस फर्क को समझने के लिए ये तराजू वाला विजुअल एकदम परफेक्ट है अंजलि। देखो, एक पलड़े पर सोने की ईंटें हैं। ये है आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसे हम जीडीपी से मापते हैं। ये सिर्फ ये बताता है कि देश में पैसा कितना बन रहा है। दूसरे पलड़े पर किताबें और डॉक्टर का स्टेथोस्कोप है। ये है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखता है, और इसे एचडीआई से मापते हैं। तो सर, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी देश की ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हो लेकिन डेवलपमेंट बहुत कम हो? बिल्कुल हो सकता है अंजलि। सोचो, हो सकता है एक देश में बहुत पैसा हो लेकिन वहां के लोग पढ़े लिखे या स्वस्थ ना हो। इसलिए सिर्फ जीडीपी नहीं, एचडीआई देखना भी जरूरी है। समझ गई सर। और यहाँ एग्जाम अलर्ट बॉक्स में पूछा है कि एचडीआई का जनक किसे माना जाता है? हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक को अमर्त्य सेन के साथ मिलकर एचडीआई का जनक माना जाता है। बिल्कुल। और अंजलि, जब ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये अंतर पैदा होता है तो कई सारी चुनौतियां सामने आती हैं, और यही हमें हमारे अगले और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर ले जाता है, देश की प्रमुख आर्थिक चुनौतियां। देखो, पहली और सबसे बड़ी चुनौती है गरीबी और असमानता। इसे समझने के लिए यहाँ लॉरेंस कर्व दिखाया गया है। अंजलि, ये जो सीधी लाइन है वो एक आइडियल दुनिया है जहाँ हर किसी के पास बराबर पैसा है, और ये जो झुकी हुई लाइन है वो हमारी असल दुनिया है। इन दोनों लाइंस के बीच का जो ये गैप है, यही असमानता है। ये गैप जितना ज्यादा होगा, देश में अमीर और गरीब का फर्क उतना ही ज्यादा होगा। सर, इसे और आसान शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? इसे ऐसे समझो अंजलि कि अगर देश की पूरी इनकम एक 100 टुकड़ों वाला केक है, तो क्या नीचे के 50% लोगों को 50 टुकड़े मिल रहे हैं या सिर्फ 10? ये कर्व बस यही बताता है। अब समझा। और सर, एग्जाम अलर्ट में तो यही सवाल है। एकदम सही, और इसका जवाब है लॉरेंस कर्व। बहुत अच्छे। गरीबी के बाद दूसरी बड़ी चुनौती है बेरोजगारी। इस स्लाइड में 4 अलग अलग कहानियां हैं। पहली है प्रच्छन्न या डिस्गाइज्ड बेरोजगारी, जहां एक खेत में 5 लोगों की जरूरत है पर 8 लोग काम कर रहे हैं। दूसरी है संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल, जहां टेक्नोलॉजी बदलने से एक रोबोट इंसान की नौकरी ले रहा है। तीसरी है मौसमी या सीजनल, जहां मजदूर को साल के कुछ महीने ही काम मिलता है। और चौथी है शिक्षित, जहां डिग्री तो है पर जॉब के लिए जरूरी स्किल नहीं। अंजलि सर, प्रच्छन्न बेरोजगारी में उत्पादकता शून्य का क्या मतलब है? इसका मतलब है अंजलि कि अगर हम उस खेत से उन 3 एक्स्ट्रा लोगों को हटा भी दें तो भी गेहूं का कुल उत्पादन उतना ही रहेगा। मतलब उनका वहां होने से प्रोडक्शन में कोई योगदान नहीं है, वो 0 है। वे काम करते हुए दिखते हैं पर असल में वे बेरोजगार हैं। अच्छा, और एग्जाम अलर्ट का सवाल भी यही है? हाँ, और जवाब है 0। ये इस तरह की बेरोजगारी की परिभाषा है। बहुत बढ़िया अंजलि, तुमने चुनौतियों को अच्छे से समझ लिया। लेकिन सिर्फ चुनौतियों की बात करना काफी नहीं है। अब हम अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आ गए हैं। चलो देखते हैं कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पास कौन सी आर्थिक नीतियां और संस्थान हैं। और इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा नाम है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का। अंजलि, यहां इसका लोगो देखो, एक बाघ और ताड़ का पेड़, जो भारत की शक्ति और संपत्ति का प्रतीक है। इसकी स्थापना हुई 1935 में, पर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में,
ये बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंकर है और यही मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। सर एक डाउट है, जब स्थापना 1935 में हो गई थी तो 1949 में राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन की क्या जरूरत पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि 1935 में ये एक प्राइवेट बैंक था। आज़ादी के बाद सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकिंग पॉलिसीज पूरे देश के हित में बने, इसका राष्ट्रीयकरण करके इसे पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल में ले लिया। अच्छा, और एग्जाम अलर्ट का सवाल भी यही है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? हाँ, और सही जवाब है 1949। स्थापना का साल 1935 और राष्ट्रीयकरण का साल 1949, इन दोनों का फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब देखते हैं कि आरबीआई इकोनॉमी को कंट्रोल कैसे करता है, और ये पानी की टंकी का एनालॉजी तो लाजवाब है। सोचो, ये टंकी आरबीआई है और नीचे रखी बाल्टी हमारा बाजार यानी मार्केट है। आरबीआई इस टंकी से रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर जैसे नलों के जरिए बाजार में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करता है। महंगाई रोकने के लिए नल कस देता है और मंदी से लड़ने के लिए खोल देता है। सर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो में हमेशा कंफ्यूजन होता है, इसे याद रखने की कोई ट्रिक है क्या? हाँ बिल्कुल है। देखो, रेपो रेट में ओ आता है, मतलब ऑनवर्ड, यानी पैसा आरबीआई से बैंक की तरफ जा रहा है। रिवर्स रेपो में ई आता है, मतलब एग्जिट, यानी पैसा बैंकों से निकलकर आरबीआई के पास वापस आ रहा है। वाह सर, ये तो बहुत ही आसान हो गया। और यहाँ एग्जाम अलर्ट में मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के सदस्यों के बारे में पूछा गया है। हाँ, एमपीसी ही इन रेस पर फैसला लेती है। इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब आरबीआई के इन टूल्स का एक बड़ा मकसद है महंगाई यानी इन्फ्लेशन को काबू में रखना। इस स्लाइड पर ये जो गुब्बारा है जिसमें हवा भरी जा रही है, ये बिल्कुल महंगाई जैसा है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, हमारे रुपये की खरीदने की शक्ति कम हो जाती है। इसके 2 मेन कारण हैं, या तो डिमांड बहुत बढ़ गई, डिमांड पुल, या फिर चीजें बनाने की कॉस्ट ही बढ़ गई, कॉस्ट पुश। अंजलि? सर, इसके प्रभाव में लिखा है कि ऋणी यानी बोरोवर को लाभ होता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो उल्टा लग रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प है अंजलि। सोचो, तुमने आज मुझसे 100 रुपये उधार लिए। 1 साल बाद जब तुम मुझे 100 रुपये लौटाओगी तो महंगाई के कारण उन 100 रुपयों की वैल्यू घट चुकी होगी। तुम मुझे कम कीमत वाला पैसा लौटा रही हो, इसलिए तुम्हें फायदा हुआ और मुझे, लेंडर को, नुकसान। अरे वाह, अब समझ आया। और एग्जाम अलर्ट में भी यही पूछा है। जी हाँ, और इसका सही उत्तर है ऋणी यानी बोरोवर। एग्जैक्टली। मॉनेटरी पॉलिसी तो आरबीआई संभालता है, लेकिन सरकार भी तो कुछ करती है। सरकार की पॉलिसी को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति, और इसका सबसे बड़ा हथियार है बजट। इस ब्रीफकेस को देखो अंजलि, इसके 2 हिस्से हैं। एक है राजस्व, रेवेन्यू, जिसमें रोजमर्रा के खर्चे हैं जैसे सैलरी, पेंशन। दूसरा है पूंजीगत, कैपिटल, जिसमें पुल या सड़क जैसी संपत्ति बनाने वाले खर्चे आते हैं। सर, हम हर साल बजट शब्द सुनते हैं, क्या ये शब्द हमारे संविधान में लिखा है? ये बहुत शानदार सवाल है अंजलि। नहीं, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम आम बोलचाल में बजट कहते हैं। अच्छा, और एग्जाम अलर्ट का सवाल भी इसी से जुड़ा है? बिल्कुल, और सही जवाब है अनुच्छेद 112। बहुत बढ़िया। अब सवाल यह है कि बजट में पैसा आता कहाँ से है? इसका जवाब है टैक्स से। यहाँ 2 तरह के टैक्स हैं। पहला प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, जो सीधे व्यक्ति की इनकम पर लगता है, जैसे इनकम टैक्स। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, जो सामान और सर्विसेज पर लगता है, जैसे जीएसटी। अंजलि, सर ये जो कहते हैं कि अप्रत्यक्ष कर का भार स्थानांतरित हो जाता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है अंजलि कि सरकार जीएसटी लगाती तो दुकानदार पर है, लेकिन दुकानदार उसे सामान की कीमत में जोड़कर ग्राहक से वसूल लेता है। तो टैक्स का जो बोझ था वो दुकानदार से ग्राहक पर शिफ्ट हो गया। समझ गई सर। और यहाँ जीएसटी के बारे में भी जानकारी है, और एग्जाम अलर्ट में पूछा है कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ? हाँ, और ये एक ऐतिहासिक सुधार था। जीएसटी 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। बिल्कुल सही। और इन सभी पॉलिसीज को एक दिशा देने के लिए जरूरत होती है प्लानिंग की। हमारी आज की आखिरी स्लाइड इसी बड़े बदलाव को दिखा रही है। देखो अंजलि, पहले था योजना आयोग, जो टॉप डाउन अप्रोच पर चलता था, मतलब नीतियां दिल्ली में बनती थी और सभी राज्यों पर लागू होती थी। 2015 में आया नीति आयोग, जो बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है, मतलब राज्यों से विचार लेकर नीतियां बनाता है। सर, आखिर योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये महसूस किया गया कि भारत जैसे विविधता वाले देश में एक ही साइज की शर्ट सबको फिट नहीं हो सकती। नीति आयोग राज्यों को पॉलिसी बनाने में पार्टनर बनाता है, जिससे बेहतर और ज्यादा असरदार योजनाएं बन सकें।
बहुत बढ़िया। और सर हमारा आखिरी एग्जाम अलर्ट है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? हाँ अंजलि, और इसका जवाब है 1 जनवरी 2015। तो इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। हमने इकोनॉमी के जीरो से शुरू करके उसकी पॉलिसीज तक का सफर तय किया। अब आप जरूर सोचिएगा कि क्या योजना आयोग से नीति आयोग का ये बदलाव देश के लिए एक सही कदम था? धन्यवाद अंजलि। धन्यवाद सर।